हेलो बच्चों, बेटा आज की वीडियो में हमने ना चैप्टर नंबर 3 मोशन ना प्लेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं विच इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, विच इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। अब ये प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं थ्रो करूं, अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको मैंने थ्रो करा और वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हवा में मूव कर रहा है, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करा और वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हवा में मूव कर रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। अब थ्रो तो बेटा हम जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं ना, जैसे मैंने एक फुटबॉल को किक करा, वो भी प्रोजेक्टाइल बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगनी चाहिए इसके ऊपर। अब यहाँ पर और दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ हॉरिजॉन्टली फेंका और वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगा क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही होगी। अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होगी तो सीधा चलता रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू कर देगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट अगर मैं हॉरिजॉन्टली फेंकूं या फिर कोई एंगल थीटा बना के फेंकूं, जैसे यहाँ पर तो मैंने एक फुटबॉल को किक कर दिया होगा, मोस्ट कॉमन एग्जांपल फुटबॉल को किक कर दिया होगा। यहाँ पर मैंने लेट्स से एक बुलेट को फायर करा होगा हॉरिजॉन्टली फायर करा होगा तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। बुलेट फायर फ्रॉम द गन या फिर फुटबॉल किकिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, दोनों ही केसेस में दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्टाइल है। फर्क क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है फुटबॉल जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है एंगल थीटा बना के मूव कर रहा होगा, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रहा होगा, और यहाँ पर इसने कोई एंगल नहीं बनाया होगा, हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टली फायर कर दिया होगा। ये भी प्रोजेक्टाइल है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। इसे बेटा एंगुलर प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और इसे बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्टाइल है, बट आज की वीडियो में बेटा हमने सिर्फ एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में नहीं, ठीक है। अच्छा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करने से पहले ना हम एक काम करते हैं, इसके एजम्पशंस जो भी हम आगे डेरिवेशन करने वाले 5 तरीके की डेरिवेशन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी, इसकी एजम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द हम डेरिवेशंस कौन कौन से एजम्पशंस ले रहे हैं। बेटा पहली एजम्पशन तो कोई एयर रेजिस्टेंस हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? सिंप्लीफिकेशन के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए, कोई और मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब एयर रेजिस्टेंस से हुआ क्या, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। दूसरी एजम्पशन, इसे याद रखना, एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है पूरी बात में। दूसरी एजम्पशन, इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। दोनों ही केसेस में क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट होती है। क्या इफेक्ट होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से? कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कैसे कर्वेचर ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट होती है। अब जी की वैल्यू इफेक्ट ना हो, जी कांस्टेंट रहे, जी की वैल्यू इफेक्ट ना हो, इसलिए हम ये इफेक्ट्स जो है कर्वेचर ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने सेकंड एजम्पशन, जिसकी वजह से हमने सेकंड एजम्पशन दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट जो हमने फेंका है उसके हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या रहेगी?
कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी वैल्यू हम एज्यूम नहीं करें, ठीक है। ये 3 एजम्पशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। चलो अब सीधा बेटा डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं हम। पहले हम प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर अभी O पॉइंट पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, O पॉइंट पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने थ्रू करा मेकिंग सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड और उसने ये पाथ लिया। कौन सा पाथ नजर आ रहा है आपको? इट शुड बी पैराबोलिक पाथ। यही हमारी पहली डेरिवेशन होगी कि हमने प्रूव करना होगा कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा दिखता है, पैराबोलिक इन नेचर। अब बेटा जब हमने थ्रू करा, ठीक है जी, जब हमने थ्रू करा तो इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, जिसे हम बोल देंगे क्या? इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोल देंगे बेटा हम? इनिशियल वेलोसिटी। अब इस इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। इस प्रोजेक्टाइल के पास पूरे पाथ पे वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? u। अगर ये किसी हमने एंगल थीटा पे ऑब्जेक्ट को फेंका था, लेट्स से हमने किसी एंगल थीटा पे ऑब्जेक्ट को फेंका था, तो ux वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा। और uy वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हर पॉइंट पर क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा? u cos थीटा। इट इज ओनली u cos थीटा। किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा। और क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि हमने शुरुआत में डेरिवेशन में शुरुआत में एजम्पशन ली थी, पहली एजम्पशन ली थी कि एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं? एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। देख लेना, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप एक्सेलरेशन लोगे तो क्या आएगी? 0। ये भी ध्यान रखना है पूरी डेरिवेशंस में। दूसरा हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट अनदर कंपोनेंट है जो है u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? u sin थीटा। u sin थीटा या वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे, ऊपर जाते जाते o से a, ये 2 पॉइंट और ले लिए हमने। मैक्सिमम हाइट पे a पॉइंट ले लिया और जब प्रोजेक्टाइल नीचे आके ग्राउंड पे गिर गया तो b पॉइंट ले लिया। अब O से जब तक प्रोजेक्टाइल A पॉइंट पे जा रहा है तो O से A तक जाते जाते वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा जी? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। O से A तक जाते जाते वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब एट पॉइंट A अगर हम देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का क्या होगा? 0। वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A पॉइंट पे अभी भी u cos थीटा होगा बेटा, ये देख लेना, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट A से B पॉइंट पे जा रहा है, A से B पॉइंट पे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सेम चीज़ है बेटा, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूँ, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, तो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। मैक्सिमम हाइट पे 0 और नीचे आते आते दोबारा से इंक्रीज होती है वेलोसिटी। सेम काम यहाँ पर होगा, ऊपर जाते जाते डिक्रीज, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0
नीचे आते आते इंक्रीज हो रही है, इतने बात का ध्यान रखना है आपने। और वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम बेटा एक्सेलरेशन का ले रहे हैं तो इट इज ऑलवेज जी। वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का क्या रहेगा, हमेशा जी रहेगा, ठीक है। और हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बस वेरिएशन का आएगी साइन में। ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट O से A तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। नीचे आते आते पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन बातों का आपने ध्यान रखना है ड्यूरिंग द डेरिवेशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट क्यों है, एयर रेजिस्टेंस हमने खत्म कर दी थी। वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का u sin थीटा। ऊपर जाते जाते वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करता है, नीचे आते आते इंक्रीज करता है, ठीक है। अब है पहली डेरिवेशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने बोला था कि जब प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो कैसा पाथ लेता है प्रोजेक्टाइल, वो तो हम देखते हैं। अब इसे प्रूव कैसे करना है मैथमेटिकली, वो हम यहाँ करेंगे, वो हम, ठीक है। चलो लेट्स से इसको डायग्राम के द्वारा बनाते हैं। मैंने प्रोजेक्टाइल फुटबॉल को लिख कर दिया होगा, ये लो जी ऊपर जाके नीचे। चलो O पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे A पॉइंट और यहाँ पर आके B, ठीक है। मैंने किसी एंगल थीटा पर फेंका होगा बेटा प्रोजेक्टाइल। इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का है u sin थीटा। इन बातों का ध्यान रखना। लेट्स से मैंने एक पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया होगा किसी भी टाइम पे पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया होगा। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x लिया और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने क्या लिया, लेट्स से y। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है। यहाँ से ये जा बेटा, एक अगेन ये चीज़ ग्राफ नहीं बनाई मैंने, ये ग्राफ नहीं है, नेचर ऑफ मोशन नहीं है, सीधा प्रोजेक्टाइल ये ऑब्जेक्ट का पाथ दिखाया, तो इसे ग्राफ के तरीके से मत देखना, ठीक है। पहली डेरिवेशन है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। और ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हम इसके ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है 9.8, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है हमेशा नीचे, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम सबसे पहले पाथ निकालना चाहते हैं, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, x = uxt + ½ axt का स्क्वायर। अब x = हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का u cos थीटा, ठीक है जी, इनटू में टाइम t + ½ एक्सेलरेशन का हमने डिस्कस करा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है, ये वाला फैक्टर खत्म। x = बचा u cos थीटा इनटू में t, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई बेटा x/u, मतलब इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कवर करनी होगी, x/u cos थीटा, इसका ध्यान रखना। अब यूज करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट से हम निकालना चाहते हैं जितने टाइम पे प्रोजेक्टाइल ने ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करनी थी, उसी सेम टाइम पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, मतलब ये चीज निकालना चाहते हैं, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। y को इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, y = u/t + ½ a/t का स्क्वायर, u sin थीटा इनटू में टाइम की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो x/u cos थीटा + ½ a/, ऊपर जा रहा है तो हम एक्सेलरेशन -g पुट करेंगे इनटू t का स्क्वायर, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज x/u
कॉस थीटा का स्क्वायर। यू से यू गया यहाँ पर, देन y इक्वल्स टू x साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा g बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो रहा है, तो टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में। अब बेटा अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर नजर मारोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इन नेचर है। इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इन नेचर। और हमें पता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी एक प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। क्यों होगा पैराबोलिक? क्योंकि इसकी इक्वेशन जो है पाथ की कैसी आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। सीधा सीधा बोल दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने की वजह से पाथ क्या है? पैराबोलिक। ठीक है जी, ये है पाथ ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट डेरिवेशन डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो कितने टाइम के बाद ग्राउंड पर आके प्रोजेक्टाइल गिरेगा, मतलब ये पूरा पाथ ट्रैवल करने का टाइम ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप आप सबको एक बड़ा दिख रहा हो, सिर्फ मैं ना दिख रहा हूँ, ये भी दिख रहा होगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा दो टाइम का सम होता है। एक तो O से A तक जाने का टाइम जिसे हम बोल देते हैं टाइम ऑफ असेंट। O से A तक जाने के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ असेंट। और दूसरा A से B तक आने का टाइम, जिसे हम बोल देते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने का, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का। ठीक है जी। और ये दोनों ही टाइम इक्वल होते हैं। दोनों ही टाइम इक्वल होने की वजह से हम ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ असेंट। पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हमने सिर्फ क्या निकाला बेटा? यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, इसमें पुट कर देंगे, अपने आप ही टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से वर्टिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। अगर क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करे, एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट यूज करें? लेट्स से Vy इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन देखकर समझ आना जाना चाहिए आपको बेटा, टाइम ऑफ असेंट। अब मैक्सिमम पॉइंट ए पॉइंट पे आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस करा है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू 0। फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि O पे इनिशियल वेलोसिटी, A पर फाइनल वेलोसिटी, तो A पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वेलोसिटी का 0। O पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। इनटू में ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऊपर जाने वाली एक्सेलरेशन -g इनटू टाइम ऑफ असेंट। u sin थीटा यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो इट इज -g टाइम ऑफ असेंट। g से g गया तो ये आ गया u sin थीटा अपॉन ये। इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ u sin थीटा बाय ये आ गया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब इससे एक और चीज़ पता चल रही है हमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे ऑब्जेक्ट को उतना ज़्यादा उसे नीचे आने में टाइम लगेगा। जितने एंगल पर फेंकोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को नीचे। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटे एंगल पे फेंका, एक बड़े एंगल पे फेंका, तो जो बड़े एंगल पे ऑब्जेक्ट फेंका था उसका टाइम ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू छोटे वाले एंगल पे जो ऑब्जेक्ट फेंका था हमने। और एक और चीज़ पता चल रही बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा। ठीक है, मास नहीं आ रहा तो क्या होगा? जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट लो उसको फेंको, ठीक है, तो वो सेम टाइम लेगा अगर आपने छोटा मास का ऑब्जेक्ट फेंका होगा। दो ऑब्जेक्ट लो, एक का छोटा मास, बड़ा मास,
दोनों को सेम वेलोसिटी और सेम एंगल पे फेंकोगे तो सेम टाइम लगेगा, बट उनकी वेलोसिटी और एंगल शुड बी सेम। वेलोसिटी और एंगल सेम रखोगे तो टाइम ऑफ लाइट सेम रहेगा, चाहे जितने भी मासेस के ऑब्जेक्ट लो, सिंपल भाषा में ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्जेक्ट जो है कितनी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब ये, क्योंकि इसके बाद वर्टिकल हाइट अगर आप देखोगे तो डिक्रीज हो रही है इसके बाद वर्टिकल हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी बेटा, इसको एक पॉइंट को नाम दे देते हैं, दिस वुड बी द मैक्सिमम हाइट। थर्ड डेरिवेशन है मैक्सिमम हाइट, जिसको हमने बोल दिया है यहाँ पर AD, और जिसको हम लिखेंगे कैपिटल H, मैक्सिमम, ठीक है। अब मोशन बेटा अभी भी O से A तक का ही देखना है, और कौन सा देखना है, वर्टिकल मोशन देखना है, तो कौन से कंपोनेंट्स लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, सही जवाब वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो v/2, ये सिंपलर रहेगी। आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन दिस वुड बी सिंपल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ए पॉइंट पे क्या रहेगा, 0, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा है 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, u sin थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -g, और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी AD, जिसको हमने बोल दिया था h, ठीक है। O से A तक की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो कितनी रहेगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, h माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -2g इंटू h, नेगेटिव से नेगेटिव साइन गया, 2g इधर आके डिवाइड, ये लो, ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। इसमें भी बेटा अगर आप देखोगे ना, मास नहीं आ रहा, जितने मर्जी मासेस की बॉडी लो, ठीक है, जब तक आप उनको सेम वेलोसिटी और सेम एंगल पर फेंक रहे हो तब तक उनकी मैक्सिमम हाइट वुड रिमेन सेम, तब जब तक आप उनकी इनिशियल वेलोसिटी और एंगल सेम रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है बेटा, जब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ग्राउंड पर गिरने तक, जिसको हमने बोल दिया यहाँ पर OB, और जिसको हम लिखेंगे हम R, ठीक है। अब क्योंकि हमने निकाल ली बेटा कौन सी रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यूज करेंगे हम, यूजिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। लेट्स से हमने डिस्टेंस ही निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन में आती है, तो सेकंड में या तो थर्ड में, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से पूरा प्रोजेक्टाइल यहाँ तक ट्रेवल करके गिरेगा तो कितना टाइम लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो r इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू में दिस टाइम वुड बी टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरा पाथ ट्रैवल करने का टाइम कितना लेगा, टाइम ऑफ लाइट इक्वल, ये तो 0 हो जाता है, ये वाला पोर्शन गया, देन r इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू में टाइम ऑफ लाइट इज u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g, तो इट इज 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है बेटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, ठीक है, आ गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, ठीक है जी। चलो अब इसमें दो चीजें और हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम, अगर मुझे निकालना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कितनी दूर फेंक सकता हूँ,
उससे दूर जा ही नहीं सकती बॉल। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी दूर जा फेंक सकता हूँ? तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। कितना होता है बेटा साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 थीटा। तो साइन 2 थीटा कितना हम रख देंगे? 1। तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? u स्क्वायर बाई जी। ये तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, इससे दूर हम फेंक ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं फेंक पाएंगे, ठीक है। अब हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या रखी थी? 1। अगर अब मुझे निकालना है एंगल, कितने एंगल पर फेंकू कैलकुलेट करके ताकि उससे दूर जाए ही ना, ये तो वैल्यू आ गई। एंगल निकालना है तो मैंने क्या रखा था? साइन 2 थीटा को 1। 1 कहाँ पे होता है बेटा? सही जवाब साइन 90 डिग्री। दिया है या नहीं पता नहीं, साइन से साइन गया, 2 थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 47। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45, ठीक है। चलो, इतने एंगल पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन होगी, उसके बाद जाएगा ही नहीं, उसके आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट एक डेरिवेशन रह गई हमारी, लास्ट डेरिवेशन रह गई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। 5वीं डेरिवेशन है वेलोसिटी। बट इससे पहले ना एक और टॉपिक रह गया हमारा, बीच में फोन छेड़छाड़ी हो गई। इससे पहले एक और टॉपिक रह गया हमारा, 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस, ठीक है। 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन मतलब अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंकूं या 90 डिग्री माइनस थीटा पे फेंकूं, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आपको पता होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं थीटा पे फेंकूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी? इसको R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री माइनस थीटा पे फेंकूं, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन में जी। तो ये आ जाएगा साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स, विच इज साइन 2 थीटा बाय जी। अब इसको और इस हॉरिजॉन्टल रेंज को कंपेयर करो, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। इसका मतलब थीटा पे फेंको चाहे 90 डिग्री माइनस थीटा पे फेंको, दोनों ही केसेस में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या आएगी? सेम है, ठीक है। इसका मतलब 60 पे फेंको या 30 पे फेंको, सेम दूरी डिस्टेंस, सेम दूरी जो है वो ट्रैवल करेगा प्रोजेक्टाइल। 30 डिग्री पे फेंको या 60 डिग्री पे फेंको, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल में। 20 पे फेंको या 70 पे फेंको, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये चीज़ है, अगर आप थीटा पे फेंकोगे या 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है आपका, ठीक है। कभी कभार ये एंगल जो है वो ये भी हो जाते हैं 40 डिग्री 45 डिग्री माइनस थीटा या 45 डिग्री प्लस थीटा, ये भी हो जाता है। चलो एक अब लास्ट डेरिवेशन लगती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी भी टाइम पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो, किसी भी टाइम पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स से प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुँच गया था, इसको क्यू पॉइंट लेते हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। और इन दोनों का अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो मेरी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है हमारी यहाँ पे मेकिंग सम एंगल अल्फा ले लेते हैं विद द हॉरिजॉन्टल,
तो हम क्या करेंगे बेटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। थोड़ा सा खोल देते हैं, जो x कंपोनेंट है वो i कैप लगाएंगे उसके साथ क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ j कैप। और अगर मुझे स्पीड निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया हुआ है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द स्पीड या वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये वो टाइम है जिस टाइम पे हमें वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा प्लस 0 इंटू टी, तो vx इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा। यहाँ से भी पता चल रहा है, शुरुआत में हमने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। q पॉइंट पे भी कितना आ रहा है, u cos थीटा आ रहा है, ठीक है। q पॉइंट पे भी कितना आ रहा है, u cos थीटा आ रहा है। नेक्स्ट है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में vy इक्वल्स टू uy प्लस a बाई टी, देन vy इक्वल्स टू आ जाएगा u साइन थीटा प्लस ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंटू टी, दोनों वैल्यू वहाँ पर पुट कर दूँ। देन v इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ऑफ vx का स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दे बेटा, vx की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, vy की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, u साइन थीटा प्लस gt का होल स्क्वायर, देन v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ugt साइन थीटा। a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। इन दोनों में से बेटा जब आप u स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो फाइनली आपका फॉर्मूला बन जाएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ugt साइन थीटा। ये है हमारा फाइनली वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। 5 तरीके की डेरिवेशंस भी आती हैं बेटा, और ये इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसके, जो इसी के बेसिस पे होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, a football player kicks a ball at an angle of 30 degree with the horizontal with an initial speed of, देखो दो चीजें दी हुई, एक थीटा जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दी हुई है हमें 20 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है, ये सारी चीजें जो अभी अभी हमने डिराइव करी है। टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, कितने टाइम पे बॉल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, विच इज टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला हमने निकाला था u साइन थीटा बाई जी। अब u की वैल्यू 20 पुट कर दो, इनिशियल स्पीड दी हुई है, साइन 30 डिग्री अपॉन में g की वैल्यू पहले लेते हैं, इनटू साइन 30 डिग्री कितना हुआ 1/2, 2 से 2 करते हैं, कितना टाइम लगेगा बेटा 1 सेकंड। और टाइम ऑफ लाइट तो टाइम ऑफ असेंट तो हमारा 1 सेकंड आया ही है। इसके बाद अगर आप टोटल टाइम ऑफ लाइट निकालोगे तो इट विल बी 1 सेकेंड ऊपर जाने का टाइम और 1 सेकेंड नीचे आने का टाइम, इट विल बी 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट रीच का मतलब यही h की वैल्यू निकालनी है जो अभी हमने डेराइव करी। देन h इज इक्वल टू आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/4 और 2 इंटू 10। Then h is equal to 400 multiplied 1/4 divided by 20। 20 पे जाएगा 5 मीटर। Maximum height reached by the ball is 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट,
द हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमने निकाला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, देन r वुड बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री, साइन 2 इंटू 30 डिग्री साइन 60 डिग्री हो जाएगा। 20 का स्क्वायर इज 400 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री इज रूट 3 बाई 2 अपॉन में 10, ये भी गया, r की वैल्यू आ गई 20 रूट 3 मीटर। चौथा इन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है पूरा टाइम। अब ऊपर तक कितना गया 1 सेकेंड, नीचे तक कितना है 2 सेकेंड। या तो फॉर्मूले में कुछ करके निकाल देना, या अभी हमने निकाला है टाइम ऑफ असेंट फर्स्ट पार्ट में, टाइम ऑफ असेंट भी इतना, टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना, दोनों को ऐड कर दोगे 2 सेकेंड, टोटल टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the horizontal distance traveled by the ball thrown with the velocity of 20 root 2 meter per second. Thrown with the velocity of 20 root 2 meter per second without hitting the ceiling of an auditorium of height 20 meter. देखो जी, जो ceiling of auditorium जो है वो maximum height पे है 20 मीटर की हाइट। तो maximum height जो हमें दे रखी है बॉल ट्रैवल कर सकती है इज 20 मीटर। कितने स्पीड पे फेंकी है उन्होंने 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। जी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी चीजें हमें दी हुई है, ठीक है जी, ये सारी चीजें हमें दी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना, पहले हम एच का फॉर्मूला लगा के ना थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यू स्क्वायर दिया हुआ है 20 रूट 3 का स्क्वायर, 400 इंटू 3 1200 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इंटू 10, तो 20 इंटू 20 इधर आके मल्टीप्लाई 20 रूट 3 का स्क्वायर 400 इंटू 3 1200 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1200। एक मिनट को 40 रूट 3 40 रूट सॉरी 20 रूट 2 डिवाइडेड बाय इट इज 20 माइनस 20 रूट, तो इट विल 400 into 2 800, 400 divided by 800 is 1 by 2, तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, साइन थीटा आ गया 1 बाय रूट 2, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। साइन थीटा 1 बाय रूट 2 कहाँ होता है, जब थीटा 45 डिग्री पुट कर दोगे। और अभी हमने डिस्कस करा है, जब थीटा 45 डिग्री पुट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी निकालनी पड़ेगी, फिर हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज सीधा निकालो, यू स्क्वायर बाय जी कितना आ जाएगा 20 रूट 2 का स्क्वायर अपॉन में 10, दैट इज 800 अपॉन में 10, 80 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आप करना, ठीक है जी, 2 क्वेश्चन आप करना। चलो, वन बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा with the horizontal with some velocity 40 meter per second, and another similar body is thrown at an angle of same angle पे फेंक रहे हैं, सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड, सेम एंगल सेम वेलोसिटी, लेकिन जो एंगल है ये तो बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, ये किसके साथ बना रहा है क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये बना रहा है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा 90 डिग्री। तो हमें निकालना है, और ये भी दिया हुआ है कि जो पहली वाली हाइट है लेट्स से उसको h1, दूसरी वाली हाइट h2, ये भी दिया हुआ है सेकेंड बॉडी जो है वो रीचेज द 50 मीटर हायर देन द फर्स्ट वाली बॉडी, तो ये ऊपर वाली चीज भी हमें दी हुई है क्वेश्चन, 50 मीटर हायर देन द फर्स्ट बॉडी, डिटरमाइन द इंडिविजुअल हाइट, जी की वैल्यू 10 है बेटा, h1 कितना आएगा बेटा, सिर्फ फॉर्मूला लिख दो अभी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g,
ये कितना आएगा h2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो पुट करते हैं हम यहाँ पे 2, इन दोनों को ऐड कर दें h1 प्लस h2 कितना आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस यू स्क्वायर बेटा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है यू स्क्वायर बाय 2g, ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है यू स्क्वायर बाय 2g, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, बचा क्या यू स्क्वायर बाय 2g। यहाँ से h2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो दी हुई है हमें, h2 की वैल्यू पुट करेंगे तो h1 प्लस 50 इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, तो ट्वाइस ऑफ h1 प्लस 50 इक्वल्स टू यू दिया हुआ है दोनों ही केसेस में 40 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10, 80 बच गया, 50 उधर जाके माइनस 2h1 इक्वल्स टू 40 इंटू 2, 80 बच गया, 50 उधर जाके माइनस 30, h1 की वैल्यू आ गई 15 मीटर, h2 की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 50, 15 प्लस 50 65 मीटर, इंडिविजुअल हाइट आ गई। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। बाकी दो क्वेश्चन जो हैं, बाकी जो दो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने करने हैं, ये वो दो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने करने हैं, ध्यान से करना। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।